क्या हाल है साथियों, मैं विकास उमर आप लोग के अपने ट्रस्टी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सभी बहनों को, सभी भाइयों को। ठीक, ये सिर्फ आज का ही त्यौहार नहीं है। आज सिर्फ बस उस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए एक मतलब एक तरीके की रिमाइंडर है। बाकी तो ये हर साल, हर पूरे जीवन भर की ये जो है प्रतिज्ञा है कि बहनों की रक्षा करनी है भाइयों को, और करते रहना है। ठीक है, तो उसके लिए रक्षाबंधन के लिए जो है बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। ठीक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने करंट अफेयर। और आज देखिए, जो ये पीडीएफ है और जो एमसीक्यू की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारे पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9650347272 पर कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके। आई बटन यहाँ पे दे रखा है, इसमें मैंने सारे लिंक दे रखे हैं, कैसे पेड ग्रुप चलता है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तब भी आप उसको फॉलो करके आराम से एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो है ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। सेरेना विलियम्स जी ने ये कहा है कि अभी इस साल का जो यूएस ओपन होने वाला है उसके बाद प्रोफेशनल दुनिया से जो है टेनिस के ये संन्यास ले लेंगी। अभी तक ये 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं ओपन एरा में। इनसे पहले और ज़्यादा जो है मार्गरेट कोर्ट नाम से एक जो है महिला खिलाड़ी थी, 24 है उनके पास ग्रैंड स्लैम। लेकिन ओपन एरा ये कहा जाता है ऐसा, तो उसमें इनके सबसे ज़्यादा है, 23 ग्रैंड स्लैम है। ठीक, ओवरऑल लेकिन मार्गरेट कोर्ट का हो जाएगा, ध्यान रखना। मे भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 29 से चालू हो रहा यूएस ओपन, वो खेलने के बाद ये छोड़ देंगी। सबसे पहले 1999 में यूएस ओपन से ही जो है पहला इनका मेजर टाइटल था ये। और जितने भी ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन और जो है फ्रेंच ओपन, ठीक, तो ये चारों जो है इन्होंने 3-3 बार जीत चुके हैं। ठीक, तो ये थोड़े बहुत इनके रिकॉर्ड्स हैं, थोड़े क्या ज़्यादा ही हैं, बहुत ज़्यादा। ओलंपिक के गोल्ड भी इनके पास 4 हैं। ठीक, इनकी बहन वीनस विलियम्स, वो भी काफ़ी अच्छी खिलाड़ी थी, तो उनके साथ में भी कई सारे इन्होंने मिक्स डबल्स में मैचेस जीते हैं। तो ये चीज़ है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, शी हैज़ वॉन 23rd ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स, द मोस्ट बाई एनी प्लेयर इन द ओपन एरा एंड द सेकेंड मोस्ट ऑफ ऑल टाइम बिहाइंड मार्गरेट कोर्ट। ठीक, ओपन एरा का सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऑल टाइम का देखें तो मार्गरेट कोर्ट जो है 24 के साथ में सबसे ज़्यादा हो जाएंगी। एक तो इन्होंने जो है टाइटल तब जीता था 2017 का, आखिरी जो इनका ग्रैंड स्लैम था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें ये 8 हफ्ते की प्रेग्नेंट भी थी, तब भी वाला टॉप जो है उन्होंने टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। बड़ी बात है, काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और यूएस से ही है, ये भी एक जो है यहाँ पर फैक्ट है। अगला टॉपिक है हमारे जो नए सीजेआई, सीजेआई जो है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित होने वाले हैं। ठीक, श्री यू ललित जी जो है 3 महीने से कुछ कम समय के लिए ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। 8 नवंबर को इनको जो है छोड़ना पड़ेगा सीजीआई, फिर कोई और बनेंगे। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 124 इससे संबंधित है। 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, 49वें। ठीक, यू ललित। कुछ इंपॉर्टेंट इनके जो केसेस हैं जिसमें कि ट्रिपल तलाक में इन्होंने ट्रिपल तलाक को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड घोषित किया था। साथ ही साथ 2G घोटाला जो था, ठीक, जो ए राजा वाला, शायद याद होगा आपको, तो उसमें जो है उसमें भी इन्होंने जस्टिस मतलब जजमेंट किया था। ये सेकंड ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो कि बार से सीधे उठाए गए। ये बार वो वाला बार नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये बार एक्चुअली बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, जो एडवोकेट्स जो भी होते हैं ना, अब उनकी पढ़ाई के लिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं लॉ वाले, ठीक, उनमें क्या मापदंड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और फिर जो प्रोफेशनल लाइफ होती है एडवोकेट्स की, उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपका विनियमित करता है, नियामक है, रेगुलेटर है। ठीक है, तो उसी से वहाँ के जो एडवोकेट बार से सीधे सेकंड एक ऐसे जो है ये जज बन गए थे, सीधे जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, और जो कि अब सीजीआई बनने वाले हैं। इससे पहले जो बने थे उनका नाम था, एक सेकंड, उनका नाम था SM सिकरी। ठीक है, ये पहले लॉयर थे ऐसे जो बाहर से सीधे उठ के टॉप सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे मार्च 1964 में, और सीजीआई बन गए थे ये 13 सीजीआई बने 1971 में। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर सीजीआई संबंधित। ठीक, अभी कौन थे जो अभी गए हैं? NV रमन्ना। ठीक है, NV रमन्ना, और इसके बाद कौन आएंगे वो देखा जाएगा।
अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, शहरी एरियाज में जो मकान है। देखिए मकान इसमें स्कीम के अंतर्गत 3 तरीके से बनते हैं, शहरी वाले जो इसका कंपोनेंट है उसमें बात कर रहा हूँ। एक तो बेनिफिशियरी खुद ही जो है बनवाता है, कुछ उसको पैसे दे दिए जाते हैं, वो अपना बनवाता है, लिमिटेड पैसे, 1,20,000 रुपये करीबन है मेरे ख्याल से, एक बार कंफर्म करके बताइएगा। दूसरा जो है सरकार बना के देती है, अफोर्डेबल हाउसिंग बोलती है उसको। तीसरा जो है इन सीतू स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम है, ठीक है, जो मलिन बस्तियां हैं उनको फिर से उनका पुनर्विकास करने की बात करी जाती है। तो ये सारी कंपोनेंट है अर्बन, जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाला जो पार्ट है उसके अंतर्गत। ठीक, अभी यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, इस स्कीम को 31 दिसंबर 2024 तक के लिए। 2015 को ही आई थी और मेरे ख्याल से 25 जून को आई थी, एक बार कन्फर्म करके बताइएगा। और जब मैं आपसे कहता हूँ ना कन्फर्म करके बताइए, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऑफिशियल साइट से ही देखें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें 122 लाख हाउसेज जो है 31 मार्च 2022 तक सैंक्शन हो चुके हैं, और जिसके लिए वित्तीय सहायता भी सरकार, केंद्र सरकार ने दे दी है। इसमें देखिए पक्का मकान दिया जाता है जो हर मौसम में बढ़िया चले। जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं अर्बन एरियाज़ में, स्टेट में, यूनियन टेरेटरी में, सेंट्रल नोड एजेंसी, ये सब इन लोग को दिया जाता है। ठीक, 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा। और इसमें एक आंकड़ा इन्होंने दिया है कि 2004 से लेके पहले भी ये स्कीम थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, 2004 से 2014 तक पिछले जो दशक थे उसमें 20,000 करोड़ रुपये दिया गया था। वहीं अगर 2015 से अभी तक देखा जाए तो 2,03,000 करोड़ रुपये दिया गया है। तो मतलब देख रहे हो 10 गुना हो गया पैसा दिया गया। तो ये से मतलब ये एक चीज़ दिखाया जा रहा है कि ये वाली गवर्नमेंट कितना ज़्यादा काम कर रही है। और भाई पैसा लगाया जा रहा है तो एक आंकड़ा तो हो ही सकता है कि हाँ काम हो रहा है। अगला टॉपिक है ऑडियो वीडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया में जाकर, ठीक, ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया में आके पिक्चर बनाएंगे। ठीक, पिक्चर बनानी, मूवीज़ बनानी, नाच गाना होना है। ठीक, भारत में जब तक सिनेमा है, समझ रहे हो ना, तब तक बहुत कुछ हो सकता है। तो अब इसमें सिस्टम यह है कि दोनों लोग के बीच में एक ट्रीटी होनी चाहिए, संधि होनी चाहिए। संधि कर ली गई है। भारत की तरफ से मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, दोनों लोग ने मिलकर बातचीत करी। हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, दोनों लोग एक दूसरी जगह पर जाकर जो है मूवीज़ बनाएंगे, ये अच्छी बात है। इसके लिए लॉ ट्रीटी संधि होनी चाहिए। ठीक, और इससे क्या होगा, दोनों के बीच में आर्ट एंड कल्चर वाली जो चीज़ें हैं, सांस्कृतिक जो एक दोस्ती है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ सॉफ्ट पावर जो भारत की है वो भी बढ़ेगी। कल्चर का एक पार्ट है बहुत बड़ा। ठीक, फिल्म मेकिंग, तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। मिनिस्ट्री कौन सी वो भी मैंने आपको बता दी। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है चीप टैलेंट है, चीपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है। तो ये सब जो है एक अच्छा डेस्टिनेशन बनाती है इंडिया को फिल्म बनाने के लिए। और भारत में पूरी दुनिया में ख्याल से भारत में ही सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं, बॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड सब कुछ मिला लिया जाए तो। ठीक, अगला टॉपिक है फेयर कैप ऑन एयर टिकट। देखिए जब कोविड आया था तो एयरलाइन जो है अपने जो एयर टिकट की प्राइसिंग थी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कह दिया था कि भैया ये एक लक्ष्मण रेखा मैं खींच दे रहा हूँ, इसके बाहर मतलब ऊपर जाके आप एयर टिकट के प्राइसेस नहीं कर सकते हो। ठीक, तो अभी लेकिन सरकार ने कहा है कि 31 अगस्त 2022 के बाद से ये जो लक्ष्मण रेखा थी प्राइस की कि इसके ऊपर नहीं कर सकते, ये हटा दी जाएगी। और अब एयरलाइन जो है अपने हिसाब से कितना भी पैसा ऊपर वो लगा सकते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है कि पैसा ज़्यादा लगाने से क्या उनकी फ़्लाइट्स क्या बढ़ने लगेंगी क्या? नहीं। तो ये कम्पिटिटिव तो रहेगा ही, कंपटीशन की वजह से प्राइसेस भी हो सकता है कि ना बढ़ें जैसा कि आपको लग रहा है। ठीक, एक मान लीजिए आपके पास चॉइस है। देखिए मोनोपोली होती है तब दिक्कत होती है, मोनोपोली एक अधिकार होता है कहीं पे तो दिक्कत होती है। अगर आपके पास चॉइस है तो आप क्या मतलब एक जो है आपको 1,000 रुपये में टिकट दे रहा है, दूसरा जो है वही चीज़ सारा कुछ 100 रुपये में दे रहा, तो आप किसके पास जाओगे बताओ? ठीक, लेकिन अगर सिर्फ अकेला ही ये प्लेयर है तो ये 1,000 का 10,000 मांगेगा तब भी आपको जाना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ है। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली बात है। जब कोई कुछ नहीं मिलता तो महात्मा गांधी जी मिलते थे, जब फ्रीडम स्ट्रगल चलता था तब। ठीक, तो ये चीज़ें हैं और मई 2020 में ये लगाई गई थी, अब हटा दिया गया है। काफ़ी एनालिसिस किए, ऐसा सिविल एविएशन मिनिस्टर बता रहे हैं कि तब हमने हटाया। देखिए एशियन रीजनल फोरम, अभी दुनिया का ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी ये होने वाला है मेक्सिको में। ध्यान रखना, मेक्सिको में होने वाला है ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी, आपका लोकतांत्रिक से संबंधित के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन।
उससे पहले क्या, अब इसमें जो ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी हो रही है, इसमें 5 जो है रीजनल जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज है, जैसे भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कौन सा आर्टिकल है, 324। ठीक, तो इसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है भारत में, तो ये एशिया जो 5 रीजन है उसमें से एशिया रीजन का जो है प्रतिनिधित्व आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। वैसे ही अफ्रीका का भी है आपका, कौन कौन है, और अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, ठीक, अरब स्टेट। तो इसमें भारत की तरफ से जो एशियन रीजनल फोरम जाएगा आपका ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी में, उसमें इंडिया जो है इसको होस्ट कर रहा है। इसके अलावा और भी पार्टिसिपेशन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो जो ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी, उससे पहले चूंकि भारत जो है इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है एशियन रीजनल फोरम का, तो एशियन रीजनल फोरम का भी तो भाई साहब एक वो हो जाए सम्मेलन। ठीक, ये सम्मेलन होगा, फिर ये 5 जो लोग हैं वो वर्ल्ड ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी में जाएंगे। सिंपल सी चीज़। ठीक, तो इसको जो है एशियन रीजनल फोरम को इंडिया होस्ट कर रहा है। थीम है मेकिंग अवर इलेक्शन इंक्लूसिव, समावेशी होना चाहिए, सुलभ, एक्सेसिबल होना चाहिए और पार्टिसिपेटिव यानी कि सहभागी, मतलब सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसा बदला जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगला टॉपिक है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। यूएसए ने एक अधिनियम, एक कानून बनाया है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को जो है कम करने के लिए। ठीक, इसमें क्लाइमेट से लड़ने की बात भी करी गई है, ग्रीन एनर्जी, और इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अब यूएसए कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज से लड़ने वाला सबसे बड़ा जो है लीडर बन जाएगा यूएसए। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसमें। देखो आप कितना, 369 जो है बिलियन डॉलर्स, यूएस बिलियन डॉलर एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक, तो इन्फ्लेशन ये आपका यूएस का बिल है, ध्यान रखना। हो सकता है डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, ज़्यादा डीप में जाए ना कि भैया अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट या फिर मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम 2022 आया था, बताइए किस कंट्री का एक्ट है। इंडिया देगा, ठीक है, चाइना देगा, यूके देगा, यूएसए देगा, तो आप कर लोगे इसको क्वेश्चन को। ठीक, आयर इसका मेन फोकस, जो स्पेशल फोकस है क्लाइमेट के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है, और इन्फ्लेशन कम करने के लिए टैक्स प्रोविजंस है। टैक्स बढ़ा देंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे जो है आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। 40 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई है इस समय यूएसए में, बहुत बुरी हालत है। ठीक, तो ये लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है क्लीन एनर्जी के लिए, और हर जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड को कुछ सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का उपयोग करें। ठीक है, ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी फंडिंग की जाएगी। जो डिसएडवांटेज लो इनकम कम्युनिटीज़ हैं, कम आय वाले समुदाय और आदिवासी समुदाय के लिए काफ़ी मतलब कम जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज़ के लिए फंडिंग भी की जाएगी। हालांकि यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पर, रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा के डेवलपमेंट के नाम पर, यहाँ पर जो ऑयल और गैस की ड्रिलिंग की लीजेज है ना, उनको जो है धड़ल्ले से बांटा जा रहा है। तो खैर क्रिटिसिज्म हर जगह होता है, क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पायलट हैं एडम हैरी। एडम हैरी ये एक ट्रांसजेंडर हैं। इन्होंने पायलट के लिए अप्लाई किया था, तो काफ़ी जो चीज़ें थी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाले नहीं कर सकते या फिर नहीं कर सकते हैं या जो भी है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA जो है, उसने कहा है कि देखिए ऐसा है कि ट्रांसजेंडर अगर कोई है व्यक्ति, ठीक, तो अगर 5 साल से पहले उसने अपना जो है चेंज करा लिया है, जेंडर ट्रांजिशन थेरेपी करा ली है या फिर सर्जरी करा ली है, तो वो मतलब उसके बाद जो है वो ज्वाइन कर सकता है। मतलब वो अपने आप को मेल बताया या फीमेल बताया, जो भी उन्होंने जेंडर ट्रांजिशन किया है वो उसको देखा जाएगा और चेक किया जाएगा उसके हिसाब से। चेक मतलब वैसे नहीं, मतलब बताया जाएगा। इसको चेक करने के लिए एक संस्था भी इसमें थी, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, मतलब ये है कि ट्रांसजेंडर 5 साल से अगर पहले उन्होंने कोई जेंडर ट्रांजिशन थेरेपी करा रखी है, तो वो अपना, पहले कोई रूल नहीं था, दिशा निर्देश नहीं थे, तो अभी न्यू मेडिकल गाइडलाइंस दे दिए गए हैं ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए। 5 साल के अंतर जो है अगर थेरेपी कराई है, इन्होंने सर्जरी कराई है, तो कुछ और चीज़ें रिपोर्टें लगेंगी। 1 साल के अंतर्गत लगाई गई है तो कुछ और चीज़ें रिपोर्टें लगेंगी। और ये सारे जो मानक है ना, ये वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ, उसके अनुसार ही ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उसी पे ही ये काम होगा। 5 साल के भीतर अगर कराया है सर्जरी इस तरीके का, तो साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक इवेल्युएशन भी होगा। साथ ही साथ अगर 1 साल के भीतर अगर आपने कराया है, 1 साल से कम समय में भी ट्रांसजेंडर ये थेरेपी कराई है, तो आपको जो है सर्जन से रिपोर्ट भी देनी होगी।
ठीक, आपको मतलब जो भी ये करा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, अगर हार्मोन थेरेपी चल रही है तो पहले क्या होता था कि पायलट को रिजेक्ट कर दिया था कि आप नहीं हो सकते, डिस्क्वालीफाई कर देते थे। तो अब ये कोई ग्राउंड नहीं है कि हार्मोन थेरेपी का किसी ने बताया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो कुछ चीज़ें, ट्रांसजेंडर जो है काफ़ी सारे केसेस हैं ट्रांसजेंडर संबंधित, सुरेश कौशल है, ठीक, तो कई पूरी एक सीरीज़ है उसमें, अभी तो मैं भूल रहा हूँ उसको, लेकिन ये सुरेश कौशल जरूर था उसमें। और इसमें अभी तो खैर ट्रांसजेंडर को बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि बिल्कुल उनको भी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक। अगला टॉपिक है सेंटर रिलीजेस 1.16 लाख करोड़ टू स्टेट्स। अब देखो, जो टैक्स का डिवोल्यूशन है, डिवोल्यूशन मतलब जो नेट प्रोसीड्स आते हैं ना टैक्स के, जो भी कर इकट्ठा किया जाता है केंद्र के पास में, तो उसमें वित्तीय जो आयोग है 280 के अंतर्गत जो बनता है, उसमें कहा गया है कि जो अगर 100 रुपये इकट्ठा किए गए नेट टैक्स प्रोसीड से, नेट मतलब कि जो करों को इकट्ठा करने के लिए जो खर्चे वर्चे होते हैं, लोग लगाने पड़ते हैं, तो वो घटा दी जाती है उनकी सैलरी, तो नेट टैक्स प्रोसीड बोला जाता है, ठीक। तो उसमें से मान लीजिए 100 रुपये कमाए तो 100 रुपये आए, मतलब इनकम हुई केंद्र के पास में, तो उसमें से 41 रुपये उसको राज्यों को बांटने होते हैं। अलग अलग जो भी पैरामीटर्स हैं वो वित्तीय आयोग बताता है। अभी 15वें वित्तीय आयोग जिसके प्रेसिडेंट थे एनके सिंह, उन्होंने इसके बारे में बताया था। पहले ये जो है 42% था, अब 41% हो गया, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो उसी के अंतर्गत जो है अभी सरकार ने 2 महीने का के लिए अलग अलग राज्यों को 1.16 लाख करोड़ रुपया दिया है, डिवॉल्व किया है, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग अब अच्छी हो जाएगी इसमें। सबसे ज़्यादा पैसा जो है 21,000 करोड़ रुपया जो है उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वेस्ट बंगाल जो थोड़ा ज़्यादा शिकायत करता है 10 के करीब इनको भी दिया गया है, ठीक। देखिए, जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, तब ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए रिवेन्यू में कोई लॉस होता है स्टेट्स को जीएसटी आने के बाद, तो हम उसको कंपनसेट करेंगे 5 साल तक के लिए। तो 5 साल भी जो है 1 जुलाई 2022 को ख़त्म हो गया, तो कंपनसेट करती आ रही थी सरकार, केंद्र सरकार। तो वो ख़त्म होने के बाद और अब जो है ये चीज़ जो है टैक्स वाला डिवोल्यूशन वाला जो है मिल गया, तो स्टेट्स के पास अच्छा पैसा आ गया है कि वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सारी चीज़ें कर सकें, ठीक। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई हैं, सिंपल सी चीज़ है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जानने वाला। अगला टॉपिक है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। पोस्टल आप समझ ही रहे हो, जो पोस्ट कार्ड और ये सारी चीज़ें आती हैं, लेटर वेटर। तो इससे संबंधित एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक। एक ट्रीटी ऑफ बर्न है, बर्न मतलब ये जगह है आपकी स्विट्जरलैंड में, ट्रीटी ऑफ बर्न। तो ये आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन से संबंधित है, जो कि स्पेशलाइज्ड एक विशेष जो है एजेंसी है यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। स्पेशलाइज किस क्षेत्र में? पोस्टल के क्षेत्र में। तो जो अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट को भारतीय गवर्नमेंट ने रेटिफाई करने के लिए जो है आपका यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, ठीक। अमेंडमेंट आया, यूनियन पोस्टल यूनियन का जो है अमेंडमेंट कुछ आए, उसको रेटिफाई कर दिया है यूनियन कैबिनेट ने। और 11th जो एडिशनल प्रोटोकॉल था 27 का कांग्रेस में जो आया था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में, ठीक। कोट दे आइवरे यानी कि आपका आइवरी कोस्ट, एबिडजान इसकी कैपिटल है। 9 से 27 अगस्त 2021 में ये हुई थी कांग्रेस। तो उसमें जो भी अमेंडमेंट लाए गए तो उसको रेटिफाई भारत ने कर दिया है। दैट्स इट, सिंपल। इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन हो गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पर साइन कर दिया है, ठीक। डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल ब्यूरो IB को भी ये दे दिया जाएगा। अब इसके अंतर्गत ये देखिए, यूपीयू का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है, उसके आर्टिकल 25 और 30 में कहा गया है कि रेटिफाई होना चाहिए। और ये ट्रीटी ऑफ बर्न से संबंधित है, 1874 में आया था, UN की स्पेशलाइज एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है, जिसके नाम से ट्रीटी ऑफ बर्न रखा गया है। मार्केटिंग वाला मैंने वीडियो यहाँ पे आई बटन में दे रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। 2023 वाला जो है UPSC UPPSC के लिए इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स का मेंस दोनों के लिए 15 महीने का ये कोर्स है पूरा। इसको अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो जड़ से लेके फल तक, जो मैं आपको कहता हूँ ना, पूरा स्क्रैच से लेके सिलेक्शन तक पूरी चीज़ इसमें कराई जाएगी। 1-to-1 इंटरेक्शन, काउंसलिंग, मेंटरशिप सारी चीज़ होगी। और 2023 वाला जो है उसमें मंथ आप इनिशियली 5,000 रुपये देकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिर मंथली आप इंस्टॉलमेंट दे दीजिएगा आराम से, ठीक। तो ये हमारी जो है पेमेंट डिटेल्स हैं। कोई आपको डाउट है तो 9650347272 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्करा दे, ठीक है, समझ रहे हो ना, सामने वाले की जल जाती है। एक
अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्करा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ठीक है, अला लला टीली लीली। ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम। रक्षाबंधन की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।